अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ बेटा हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़नी है जनरल गैस इक्वेशन, मगर उससे पहले एक और छोटा सा लॉ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बेटा क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, देखो बॉयल्स ने वॉल्यूम का रिलेशन दिया प्रेशर के साथ, चार्ल्स ने वॉल्यूम का रिलेशन दिया टेम्परेचर के साथ, एवोगैड्रो ने वॉल्यूम का रिलेशन दिया मोल्स के साथ या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ। सही है। और मोल्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा बेटा? कम मोल्स होंगे कम जगह पे आएंगे, ज्यादा मोल्स होंगे ज्यादा जगह पे आएंगे। तो उसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन के। अगर आप टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या रख देते हो? कांस्टेंट रख देते हो तो। सही है। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम का मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको एक तो सीधा सीधा ऐसे ही डिफाइन कर सकता हूं जैसे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को कर रहा था। क्या? कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। या इसको लिखने का एक और अच्छा तरीका होता है, वो भी लिख देता हूं ताकि उसमें से एमसीक्यूज वगैरह आए तो तुम लोग हल कर सको। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर and pressure contains the same number of molecules। अलग अलग गैसेस हैं आपके पास, उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है। अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि वॉल्यूम का मॉलिक्यूल से मोल से डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर दो गैसेस हैं टेम्परेचर प्रेशर सेम है, उनके मोल सेम कर दो मॉलिक्यूल सेम कर दो तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, किसी भी गैस का एक मोल एसटीबी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। किस गैस का? किसी भी गैस का बेटा। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, मोल सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि भाई मान लो फलानी गैस है, इसका फलाना टेम्परेचर है, फलाना प्रेशर है, फलाना वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स इसके हैं n। दूसरी कोई गैस है, उसका टेम्परेचर वही है जो पहली गैस का है, प्रेशर वही है जो पहली गैस का है, वॉल्यूम्स वही है जो पहली गैस का है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑप्शन होता है n, 2n, 5n, n/2 फलाना धमाका। किस पे टिक करोगे? n पे। दो अलग अलग गैसेस थी, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम था, दोनों का वॉल्यूम सेम था, तो इनमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम मोल्स के या मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो दो गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, उनका वॉल्यूम सेम कर दोगे तो मोल्स भी सेम होंगे, या मोल सेम कर दोगे तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस पर इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे हम जनरल गैस इक्वेशन जो ड्राइव होती है वो इससे ड्राइव होती है, तो उसके लिए आपको एवोगैड्रो लॉ पता होना चाहिए। इतनी डिटेल में हमारी बुक में हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, अगर करना चाहो तो वही कर सकते हो। फॉर्मूला बनाओगे तो बन जाएगा V1/N1 = V2/N2, ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जनरल गैस इक्वेशन की जानिब। जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन बेटा क्या होती है? जनरल गैस इक्वेशन की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। अब वो डेरिवेशन आपने नहीं करनी, जस्ट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे P1 V1/T1 =
P2 V2 अपॉन T2, एक फॉर्मूला आपके पास सीधा सीधा ये आ गया। इसमें अगर मैं कहूँ बेटा मोल्स भी चेंज हो रहे हो, इस फॉर्मूले में मोल्स नहीं है, मोल्स का जिक्र नहीं है, तो नीचे N1 और उधर N2 आ जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने ऊपर एवोगैड्रो में अगर आपको बताया, मैंने कहा फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, V1 अपॉन N1, यानी N नीचे आ रहा है, तो अगर सवाल में मोल्स चेंज हो रहे हो तो आप N1 और N2 को नीचे डालोगे। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर गैस सेम है, गैस चेंज नहीं कर रहे, तो मॉलिक्यूलर मास तो चेंज नहीं होगा ना, फिर जो मोल्स चेंज होंगे वो बेटा किसकी वजह से चेंज होंगे, मास की वजह से। तो अगर सवाल में सिर्फ मास चेंज हो रहा हो तो आप नीचे मास डाल देना। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले तो आपके पास ये वाले आ गए। इन फॉर्मूले के लिए वही शर्तें हैं जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई हैं कि P1 और P2 दोनों आपके सेम यूनिट में होने चाहिए। इसी तरह V1 और V2 भी बेटा आपके दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। सही है, M1 M2 अगर आप पुट कर रहे हो किसी फॉर्मूले में तो वो सेम यूनिट में होने चाहिए। N1 और N2 भी बेटा आपके सेम यूनिट में होने चाहिए। T1 और T2 लाजमी बेटा आप पुट करोगे किसमें, केल्विन में। सही है, T1 और T2 आपने लाजमी केल्विन में पुट करना है। तो एक तो आपके पास ये वाले फॉर्मूले होगा जनरल गैस इक्वेशन की। दूसरे बेटा आपके पास होते हैं, इसमें तो हर चीज दो दो होती है। दूसरा आपके पास होता है PV इक्वल्स टू nRT। सही है, एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। इसी तरह इसमें मैं कहूं मोल्स को ओपन कर दो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, तो मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला निकालना है, क्या बन जाएगा, MRT अपॉन PV। सही है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इसी तरह इसको हमने ओपन किया हुआ था, अब यहां से क्या करो, मास अपॉन वॉल्यूम को एक तरफ कर दो, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और m इधर आके मल्टीप्लाई होगा, RT इधर आके डिवाइड होगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा PM अपॉन RT इक्वल्स टू M अपॉन V, और M अपॉन V बराबर होता है डेंसिटी के, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM अपॉन RT। सही है, अब इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि डेंसिटी तीन चार चीजों पर डिपेंड करती है। चलो R तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास के और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक टेम्परेचर प्रेशर बोलता है सेम है, किस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। दूसरा सवाल ये आता है गैस एक ही है, किस टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर कम हो, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर सेम है, गैस अलग अलग है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। गैस सेम है, टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग है, तो किस ऑप्शन पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा हो और टेम्परेचर सबसे कम हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें क्या करूं, वॉल्यूम को उधर ले जाऊं, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT के, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम बेटा बराबर होती है कंसंट्रेशन के, तो ऐसे भी लिख सकता हूं। सही है, तो काफ़ी सारे फॉर्मूले जो हैं वो मैंने इसके कर दिए, जो फॉर्मूले हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
बाकी जो बीच का काम है, ये जो मेन जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है, इससे अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है, डेंसिटी निकालनी हो तो उसका ये फॉर्मूला है, और कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो एक फॉर्मूला ये भी है। इतने सारे इस वजह से लिखवाए, अक्सर एक एमसीक्यू आ जाती है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, तो मतलब ये काफ़ी सारी लिखने के इसको तरीके हैं। अगर ये सारे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो ऑल ऑफ दीज पर टिक करोगे, ठीक है। अच्छा, इन फॉर्मूले में क्या शर्तें होती हैं, इन फॉर्मूले की शर्तें मैं आगे लिख देता हूं। इस फॉर्मूले के लिए शर्तें ये होती हैं, इस फॉर्मूले के लिए शराइत ये होती हैं आपकी कि आपका प्रेशर लाजमी एटीएम में हो। अगर प्रेशर टॉर में होता है तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? 760 से डिवाइड करके, क्योंकि एक एटीएम 760 टॉर के बराबर होता है। वॉल्यूम आपका लाजमी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या फिर लीटर में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम आपका ml में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्या करो, 1000 से डिवाइड करके उसको डेसीमीटर क्यूब में या फिर ml में कन्वर्ट कर दो। सही है। अच्छा, टॉर का दूसरा नाम क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। टॉर भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी बोल सकते हैं। इसी तरह n आपका मोल्स होता है। R की कांस्टेंट वैल्यू होती है, अभी लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है केमिस्ट्री में, ये इसका यूनिट होता है। एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सही है। आर की केमिस्ट्री में ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में 8.31 वाली वैल्यू आप इस्तेमाल करते हो क्योंकि वो एसआई यूनिट में होती है। एसआई यूनिट में आर की वैल्यू 8.314 होती है और केमिस्ट्री में आर की वैल्यू जो है वो ये होती है। केमिस्ट्री में एसआई सिस्टम पे काम नहीं करते, तो केमिस्ट्री के जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आर की वाली वैल्यू डालोगे। और टेम्परेचर तो लाजमी केल्विन में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में होता है तो आपको पता ही है क्या करते हो, 273 आप ऐड कर देते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम आर की वैल्यूज पे बात कर लेते हैं, एक वैल्यू तो लिखी हुई है, आर की मजीद वैल्यूज की बात करें। एक वैल्यू तो देखो आप लोगों के सामने लिखी है, वही दोबारा लिख देते हैं। R बराबर है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सही है भाई। R का यहां से फॉर्मूला बनाओगे, क्या बनेगा? PV/NT। प्रेशर आपने एटीएम में डाला है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में डाला है, मोल का यूनिट मोल होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो यही चारों यूनिट मैंने लिख दी है, डीएम क्यूब, एटीएम पर मोल पर केल्विन। मोल और टेम्परेचर नीचे थे तो उसके यूनिट पे इनवर्स आ गया, ठीक है। और अब इससे और वैल्यू निकालने जा रहा हूं। देखो इसमें प्रेशर एटीएम में, मैं कहूं टॉर में निकालो तो क्या करोगे? एटीएम से टॉर में जाने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी आपकी? 62.4। और यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? टॉर डीएम क्यूब, या लीटर भी लिख सकता हूं, पर मोल पर केल्विन। सही है। ये वैल्यू डीएम क्यूब, एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन में, मैं कहूं सेंटीमीटर क्यूब में निकालो तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा?
82.1 और आपका यूनिट हो जाएगा ATM सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मोल का यूनिट मोल ही रहता है, टेम्परेचर का केल्विन ही रहता है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के साथ खेलते रहो आप। सही है। इसी तरह एक और आर की वैल्यू जो आप फिजिक्स में इस्तेमाल करते हो वो देख लेते हैं। फिजिक्स में जो आर की वैल्यू आप इस्तेमाल करते हो वो होती है 8.314। इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। सही है, क्योंकि इसमें हम प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं पास्कल में यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और साथ में होता है वॉल्यूम जिसका मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटता है, न्यूटन मीटर बचता है, और न्यूटन मीटर को बेटा हम जूल कहते हैं। अब अगर मैं कहूं इस जूल को कैलोरी में एक्सप्रेस करो तो एक कैलोरी बेटा 4.184 जूल्स के बराबर होता है। तो जूल से कैलोरी में जाने के लिए बेटा 4.184 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये आंसर आपका आ जाएगा कैलोरी में तकरीबन 1.989 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके आप 2 भी कह सकते हो, क्योंकि जाहिर है कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, तो डायरेक्ट 2 याद कर लेना इसको। सही है। एक कैलोरी 4.184 जूल्स के बराबर होता है। तो कैलोरी से जूल में जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करोगे और जूल से कैलोरी में आने के लिए इससे डिवाइड करोगे। तो अभी हमें जूल से कैलोरी में आना था, डिवाइड कर दिया। इसी तरह एक जूल एक्सपोनेंट 7 अर्ज के बराबर होता है। अर्ज भी एनर्जी का यूनिट होता है। तो अगर मैं कहूं जूल वाली वैल्यू को अर्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगी, 8.314 थी ना, एक जूल इतने अर्ज के बराबर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंट 7 अर्ज में कन्वर्ट हो गई पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो काफी सारे यूनिट मैंने इसके बता दिए। बेसिक आपको 2 वैल्यू याद करनी है, 0.0821 ATM DMQ पर मोल पर केल्विन याद ही होती है। इससे 2 वैल्यूज मजीद मैंने निकाल दी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको मजीद इससे 2 वैल्यू मैंने निकाल दी। सिर्फ आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए बस। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, इसके अलावा और भी यूनिट में आप निकाल सकते हो, कुछ किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना वो भी कर दो। खैर कॉमनली मैंने जितने थे वो कर दिए, मतलब कॉमनली से खैर ज़्यादा ही कर दिए। बुक में तो 2 यूनिट है, मैंने मजीद 4 यूनिट और इसके जो है वो करवा दिए। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन का एक आध सवाल कर लेते हैं। इस तरह का सवाल अक्सर आता है कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर of a gas is doubled and pressure is reduced to 1/2, what will be the change in its volume? सही है। आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, प्रेशर को आधा कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको वैसे तो आप लॉजिकली भी देख सकते हो। कैसे? टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर को आधा करने पे भी वॉल्यूम डबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट और प्रेशर से इनवर्स रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व करके निकाल लो अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो। भाई PV बराबर है nRT के, तो V बराबर हो जाएगा किसके, nRT अपॉन P के। सही है। वॉल्यूम नया निकालना है, डैश लगा दिया। मोल में चेंज आ रहा है, नहीं R में चेंज आ रहा है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है। टेम्परेचर पे चेंज आ रहा है, प्रेशर पे चेंज आ रहा है, इन दोनों पे डैश लगा दिया। कितना चेंज आ रहा है,
टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, पहले टी था अब 2T हो गया, प्रेशर को आधा कर रहे हैं, पहले P था तो अब हाफ P हो गया। क्या करो, nRT अपॉन P को अलग करो, nRT अपॉन P को अलग करो, 2 1/2, ये 2 पर जाके बेटा मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल नहीं कर देना, 2 2 ज़ा 4, तो V डैश बराबर हो गया 4 और ये पूरा किसके बराबर है, V के। तो नया जो वॉल्यूम है बेटा पुराने वॉल्यूम के मुकाबले में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, समझे। तो आपको जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है, V का फॉर्मूला बनाना है, इसके बाद जिस जिस चीज में चेंज आ रहा हो और जो चेंज आ रहा हो वो आपने रख देना है। यहां सिर्फ कह रहा था टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, प्रेशर को आधा कर रहे हैं, तो हमने टेम्परेचर को चेंज किया और टेम्परेचर को डबल कर रहा था, टेम्परेचर की जगह 2T रख दिया, प्रेशर को आधा कर रहा था, प्रेशर की जगह हाफ P रख दिया। मोल्स में भी चेंज करता तो वो भी आप कर देते, जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल लिख देता हूं, ये आप लोग खुद कर लेना, मैं करा नहीं रहा इसको, इंग्लिश नहीं लिख रहा बट डायरेक्ट लिखो, टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर रहे हैं, प्रेशर को डबल कर रहे हैं और मोल्स को भी डबल कर रहे हैं। वॉल्यूम पे बताना है क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये सवाल आप लोग कर लेना। इसी तरह एक सवाल है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.6 moles of a gas at 30 degree centigrade and 3 atm। सही है, एक गैस है उसका वॉल्यूम निकालना है, मोल्स दिए, टेम्परेचर दिए, प्रेशर दिया है, एक ही मोल्स गिवन है, एक ही टेम्परेचर गिवन है, एक ही प्रेशर गिवन है, तो आप लगाओगे बेटा PV इक्वल्स टू nRT। सही है, यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लोगे तो वो बन जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा अगर आप बनाओगे तो वो बन जाएगा V इक्वल्स टू nRT अपॉन P। वैल्यूज पुट करो, n की जगह बेटा 0.6, r की वैल्यू कौन सी वाली मैंने कहा केमिस्ट्री में इस्तेमाल करोगे, 0.0821। टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में पुट नहीं करते, केल्विन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 303 और प्रेशर दिया हुआ है आपको 3। अब इसको बेटा सॉल्व करो बगैर कैलकुलेटर के। कैसे करोगे, सबसे पहले 3 कटा और ये 101, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अच्छा पॉइंट्स में कैलकुलेट करना मुश्किल है, एक्सपोनेंट में कर दो। 0.6 है तो 6 एक्सपोनेंट माइनस 1, 0.0821, 8.21 एक्सपोनेंट माइनस 2 और ये 101 है, 1.01 एक्सपोनेंट 2 कर दो उसको, ऐसा ही है। और नीचे तो 1 है, खैर वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या करो बेटा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर z हो जाएंगी, 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 कैंसिल, क्या बचा 6 एक्सपोनेंट -1, 8.21 एक्सपोनेंट नहीं, एक्सपोनेंट तो हट गया ना इसका, बस 8.21 बचा है। और 1.01 है भाई, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस गिवन है, आप उसको देखते हुए आंसर पिक कर सकते हो। तो आप क्या करो, उसको 1 बना दो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और नीचे 1 था वो हट गया। अब आपको क्या करना है बेटा, 6 को मल्टीप्लाई करना है 8.21 से। अब 6 8.21 से या तो रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उस पर टाइम लगेगा।
वही बात मैंने कहा, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं निकालना है, हम आसपास भी निकाल लेंगे तो जो ऑप्शन होगा उस जैसा उस पर टिक कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे 8.21 से। तो 6 को 8.21 से नहीं कराओ, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कराने पे बेटा आंसर आता है 48 और साथ में 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 हटाओगे तो ये हो जाएगा बेटा 4.8 और यूनिट आपका आ गया डेसीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ रहा है 4.8 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने थोड़ी बहुत राउंड ऑफ वगैरह की थी तो इसका मतलब एग्जैक्ट 4.8 नहीं आएगा, इसके आसपास जो ऑप्शन होगा बेटा उस पर टिक करोगे। और मान लो एक ऑप्शन दिया हुआ है 5 लीटर 5 डेसीमीटर क्यूब, तो उस पर आप टिक कर सकते हो, वो आंसर आपका सही है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेटर आपके पास अलाउ नहीं है तो आप रफ में एक एक चीज़ करोगे, टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके काम चला सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं निकालना बेटा। आंसर जो है वो यहाँ पे गिवन होगा, तो उसके आसपास भी आप निकालोगे तो जो भी मिलता जुलता करीब में ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये जनरल गैस इक्वेशन और उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो हमने डिस्कस किए। तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।